अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जनाब आज चौथा दिन और आज भी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान के मैच पे हमारी खास नज़र होगी क्योंकि ये प्रैक्टिस मैच है, लेकिन पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी और दूसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका के दरमियान पाकिस्तान खेलेगा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डे नाइट मैच है। तो पाकिस्तान का टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है बॉलिंग बैटिंग के हवाले से इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन। तो वर्ल्ड कप के नताइज भी आ रहे हैं। बांग्लादेश की टीम को अगर देखें तो वो कुछ मुश्किल में है और कल जो है उस हवाले से फैसला हो जाएगा ग्रुप बी से कौन सी टीम जो है प्रोसीड करती है। उसके बाद ऑब्वियसली फिर 24 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का मैच है। इसी सारी सूरत हाल बात करेंगे और हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी आज एनालिसिस लेंगे इस पूरे अब तक वर्ल्ड कप के सिनेरियो पर। कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। रज़ा, आपके पास मैं आऊँगा। आई थिंक अभी तक जो बांग्लादेश की जो शिकस्त थी स्कॉटलैंड के हाथों, उसने इस पूरे सिनेरियो को जो है इंटरेस्टिंग बनाया हुआ। दूसरे ग्रुप में कोई इतनी सारी चीज़ें तो नहीं हुई, बट आप क्या समझते हैं कि ओमान की कंडीशंस जो हैं बांग्लादेश को तो हम समझ रहे थे शायद सूट करेंगी, लेकिन उनकी शिकस्त से ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि अगर यूई में भी इस तरह की स्लो पिचेस रहीं और कंडीशन इस तरह की रहीं तो कोई भी टीम फेवरेट नहीं है। और बांग्लादेश को इवन कल ओमान ने भी ठीक ठाक जो है वो टफ टाइम दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, बांग्लादेश को मेरे ख्याल से जो अपने होम ग्राउंड पे जिस तरीके की उन्होंने पिचेस बना के दूसरी टीमों को परेशान किया, मेरे ख्याल से उसी की नतीजा है ये कि बांग्लादेश को वो प्रैक्टिस ही नहीं मिल पाई बैटिंग की और इसकी वजह से उनकी बैटिंग लाइन स्ट्रगल कर रही है। अब देखें, कल के मैच में भी ओमान ने ठीक ठाक टाइम दिया। 15 ओवर तक ओमान टीम ऐसा लग रहा था मैच जीत जाएगी। दूसरी तरफ मैं बोलूँगा कल बांग्लादेश ने कैप्टनसी भी बहुत, मुझे तो जो मैंने मैच देखा मुझे बहुत बुरी लगी। आप देखें, मेहदी हसन ने अच्छी बॉलिंग की, शकीब ने अच्छी बॉलिंग की, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद महमूदुल्लाह ने खुद को 1-2 ओवर दे के ट्राई नहीं किया कि खुद 1-2 ओवर कराते। सामने के अपोजिशन जिस तरीके से फ्रीली रन बना रहे थे, तो मेरे ख्याल से कैप्टनसी पे भी क्वेश्चन मार के या तो उनका मोराल इतना डाउन हो गया पहला मैच स्कॉटलैंड से, वो या तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गए। अब देखें, अगला मैच भी बांग्लादेश के लिए डू एंड डाई है, जीतना तो उनके लिए लाजमी है और फिर डिपेंड भी करना है कि दूसरा आसानी के लिए कि ओमान हार जाए स्कॉटलैंड से ताकि आसानी से पहुंच जाए, वरना रन रेट में मसला आएगा। बहुत बुरा रन रेट भी नहीं है, लेकिन अगले मैच पे भी बहुत नज़रें होंगी बांग्लादेश की। बिल्कुल, और कल ही सूरत वादे हो सकेगी कि ग्रुप बी से जो है वो कौन सी टीम एज अ विनर और फिर रनर अप जाती है। और साथ साथ अगर मगर की सूरत की बात करें अबू बकर, तो ये सूरत हाल हमें भी बहुत ज़्यादा आईसीसी टूर्नामेंट्स में होती है। आपको याद है 2019 में भी यही सूरत हाल बन गई थी। अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड ने एज आउट किया और सेमीफाइनल में पहुँच गए। हमें बहुत भारी पड़ गया वो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच। शायद अगर वो मैच होता या श्रीलंका के मैच में जो बारिश हुई थी, वरना पाकिस्तान का वर्ल्ड कप आखिर में इतना बुरा नहीं था। लेकिन चलिए, आज जो दूसरा मैच है अबू बकर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि हमें अब डे नाइट सिनेरियो के अंदर अपने तमाम तर जो कॉम्बिनेशन है खिलाड़ियों को एक आई सेट करने का मौका मिलेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इनकाउंटर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जरूरी मैच है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अपना जो कम्बिनेशन है उसको फाइनलाइज करने का ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मैच प्रैक्टिस है। तो इससे पहले जो हमने मैच देखा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम सेम कम्बिनेशन के साथ जाएगी गफ़ार, क्योंकि सब लोग जानते हैं जो हमारी वर्ल्ड कप से पहले हमने मैचेस खेलने थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड, वो मैचेस हमें नहीं मिल पाए। हमने नेशनल T20 खेला, लेकिन इस दौरान नेशनल T20 में प्लेयर्स को मैच प्रैक्टिस तो मिली, बट एक टीम को जो जेल करने का एक मौका था जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट हमें मिलना था, वो हमें नहीं मिल पाया। तो अभी तक पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा ही सोच रही है और एक ऐसा कम्बिनेशन वो उतारने का सोच रहे हैं जो कि इंडिया के खिलाफ भी वो मैदान में उतारें। तो आज का वार्म अप मैच में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की लाइनअप बड़ी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। और कल के जो मैचेस थे जनाब, उसके हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। स्कॉटलैंड और बांग्लादेश ने कल जो मैचेस जीते और फिर आज के मैच के हवाले से भी उसमें तस्करा मौजूद है। आप रिपोर्ट देखिए फिर बात करते हैं। पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान जो दूसरा प्रैक्टिस मैच है इसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान का लाइकली कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। स्टे विद अस। पुराम रिप्ले में खुशामदीद और पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान दूसरा प्रैक्टिस मैच आज खेला जाएगा। इस हवाले से पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके रजा और अबू बकर से बात करें। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी बड़ा इंटरेस्टिंग आज एक प्रैक्टिस मैच है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 152 रन बना सकी 5 विकेटों के नुकसान पर, और भारत ने
188 भी चेस किए थे और अच्छा आगाज़ भी उन्हें मिला। इस बारे में बात करें क्योंकि भारत की टीम बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है और आपको पता है ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 24 अक्टूबर को पाकिस्तान को पहला मैच ही भारत के खिलाफ खेलना है। तो वो बकर आज के मैच के हवाले से अगर हम बात करें पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की, तो आपके ख्याल में क्या चेंजेस हम करके देख सकते हैं? गो कि प्रैक्टिस मैच है, वी आर ओपन टू ऑब्वियसली प्ले एनीवन जो कि बैटिंग बॉलिंग कर सकता है, लेकिन फिर भी हैदर अली या आसिफ अली में से अभी तक किसी को चांस नहीं मिला। फ़खर जमान को हमने नंबर 3 पे देखा, तो क्या हम ये समझ लें कि वही नंबर 3 पे खेल रहे होंगे? और बाकी आई थिंक सर हारिस रऊफ के अलावा अगर हम देखें तो बॉलिंग भी तकरीबन आपने वो खिला दी पहले मैच में जो आपकी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने अपनी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग के साथ पहला वार्म अप मैच खेला है और जो सेकंड मैच है मेरा ख्याल है कि हमें हैदर अली को भी ट्राई कर लेना चाहिए। फ़खर जमान को हमने नंबर 3 पर खिलाकर अगर देख लिया और उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली 24 बॉलों पर 46 रन की, तो हमें कोई हर्ज नहीं है, हम हैदर अली को भी मौका दे के देख लें, क्योंकि नंबर 3 पर जो टाई हमें दिखाई दे रही है वो फ़खर जमान और हैदर अली के दरमियान दिखाई दे रही है। और लोअर ऑर्डर के अंदर हमें एक आसिफ अली चाहिए। अब इस तरह की हमारा मिडिल ऑर्डर बन गया कि हमें अब लोअर ऑर्डर के अंदर जो है एक ऐसा प्ले बैटर चाहिए जो कि लंबी शॉट्स खेल सके, तो हमें आसिफ अली वहाँ पर ही दिखाई देते हैं। खुर्जिल शाह आपको पता था अब वो रिजर्व के अंदर हैं, तो एक ऐसी पोजीशन है नंबर 6-7 की, या तो पाकिस्तान टीम ऑलराउंडर के साथ रिस्क लेगी अपना नीचे लोअर ऑर्डर के अंदर, अगर हम डिपेंड करें इमाद वसीम के ऊपर, शादाब खान के ऊपर या हसन अली के ऊपर, लेकिन इन सब से अगर बेहतर हैं तो शायद आसिफ अली एज अ बैट्समैन और हिटर देखा जाए तो आसिफ अली कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर करते हैं। तो एक ऐसा प्ले ज़रूर है कि हमें नीचे रखने की ज़रूरत है, बट मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का मुझे कहीं ना कहीं सेटल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम देखें अबू बकर, जो परफॉर्मेंस है आसिफ अली की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मुसलसल चांसेस के बावजूद वो बहुत अच्छी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, अंडर प्रेशर रहे हैं वो। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका टूर में, बल्कि टूर के दौरान इनको ड्रॉप करके फिर आपको याद है सरफराज अहमद को भी एक मैच खिलाना पड़ गया था। सो इस सिनेरियो में हैदर अली की अगर आप पोजीशन नंबर 3 ना भी बन रही हो, एक बात है, तो वो पेशावर ज़ल्मी के लिए भी 5वें-6ठे नंबर पे उन्होंने आपको याद होगा 1-2 मैचेस फिनिश किए थे। पोटेंशियल पावर हिटर हैं और ऑब्वियसली आसिफ अली एक ज़्यादा 6 हिटर के तौर पर मशहूर है, बट जो हैदर अली का स्ट्राइक रेट है या जो उनकी स्पेशली जो रीसेंट फॉर्म रही है नेशनल T20 में भी, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तो डोंट यू थिंक कि हम हैदर को फ्लेक्सिबल होकर ट्राई कर सकते हैं? उन्होंने ये करके दिखाया हुआ है PSL के अंदर। देखिए नेशनल T20 के अंदर भी हमने जब देखा हैदर अली को तो 1 डाउन आ रहे थे, टॉप ऑर्डर में खेल रहे थे और उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस भी नजर आई, ऊपर से उन्होंने रन्स भी किए। तो कम से कम एक बात तो तय है कि वो एक सॉलिड बैट्समैन जरूर हैं और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं आसिफ अली की, आपने बिल्कुल सही कहा कि परफॉर्मेंसेज नहीं है, इंटरनेशनल के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाता है आसिफ अली के ऊपर, सिर्फ इस वजह से कि वो लंबी शॉट्स खेल लेते हैं। तो ये चांस है आसिफ अली को। और आपको बिल्कुल याद होगा कि जब तक सुहेब मकसूद अनफिट नहीं हुए थे तब तक हम फ़खर जमान को नंबर 6 के लिए तैयार कर रहे थे कि जहां पर आसिफ अली को खिलाना था वहां पर हम तैयार कर रहे थे फ़खर जमान को। नेशनल T20 के अंदर अभी हमने देखा है KPK की तरफ से वो नंबर 5-6 खेल रहे थे, तो हमने एक उनको गोल तो ज़रूर दिया था, लेकिन सुहेब मकसूद के अनफिट होने के बाद जो है वो अब फ़खर जमान को टीम मैनेजमेंट ने फैसला ये किया है कि टॉप ऑर्डर में लेकर आते हैं, नंबर 3 पर लेकर आते हैं। तो नंबर 3 पर 2 ही लोगों की टाई है, हैदर और फ़खर। बिल्कुल आपने सही कहा कि हैदर को PSL के अंदर हमने देखा हुआ है कि नीचे उन्होंने आकर 2-4 इनिंग्स ऐसी खेली थी। पेशावर ज़ल्मी की 45-46 रन की इनिंग थी, बड़ी उम्दा इनिंग खेली थी नीचे से आकर नंबर 6 पे, तो हम उनको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बट इस वक्त जो चेयरमैन की अप्रोच है और जो एक मकसद लेके आसिफ अली को लास्ट टाइम पे ऐड ऑन किया गया टीम के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम कम से कम अपने वर्ल्ड कप के आगाज़ के अंदर आसिफ अली के ऊपर डिपेंड ज़रूर करेगी। अल्लाह ना करे अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते और उस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आती, फिर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि नंबर 6 पर हैदर अली को हम खिलाएं। ठीक है रजा, अगर हम बात करें भारत की बैटिंग लाइन की तो 188-189 का टारगेट था, बड़ी आसानी से चेस कर लिया। आज भी KL राहुल की जो फॉर्म है रोहित शर्मा के साथ बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं दोनों एज अ ओपनिंग प्लेयर। तो पाकिस्तान के लिए 24 तारीख का जो मैच है उसमें ये समझ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि खतरे की घंटी ऑब्वियसली बजा दी है इनकी बैट्समैनों ने। गो के अभी ईशान किशन को खिलाया था तो वो तो 11 में शायद नहीं होंगे, तो ओपनर तो कम से कम नहीं खेल रहे। इतना सॉलिड बैकअप है कि वो रोहित शर्मा को रेस्ट दे दें, विराट कोहली को ना भी खिलाएं, तो तब भी उन्होंने इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ 189 आराम से चेस कर लिए थे। तो
भारत की टीम मुझे लगता है कि वो जो आईपीएल में खेले सब लड़के और फिर जो उनको मैचेस दोनों प्रैक्टिस मैच मिले 153 पे रिस्ट्रिक्ट किया सिर्फ 152 पे बल्कि ऑस्ट्रेलिया को, तो आई थिंक उनका मोराल तो बहुत हाई है और पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी इस जैसी टीम को हराने के लिए। इंडिया का मैच शायद कंडीशंस के लिहाज से हमें जो लग रहा है ना कि इतना आसान या नहीं हो सकता है, कुछ है, इट्स गोइंग टू वेरी टफ। बिल्कुल, देखें इंडिया की टीम तो कुछ अरसे से देख लें, कुछ सालों से बल्कि देख लें, वो हर आईसीसी इवेंट में टॉप फेवरेट के तौर पे उतरती है और उसकी वजह ये है जीत नहीं पाते, वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो एंड टाइम पे साउथ अफ्रीका को हम लोग चोकर बोलते हैं, मेरे ख्याल से अब इंडिया को चोकर बोल देना चाहिए क्योंकि नॉकआउट में जाके हार जाते हैं। लेकिन देखें उनकी बैटिंग में जो उनका टॉप ऑर्डर है ना, वो हमेशा से स्ट्रांग रहा है। धवन चले गए, अब केएल राहुल आ गए, लेकिन स्ट्रांग है। मसला आता है उनके मिडिल ऑर्डर में, और अभी भी देखें सूर्य कुमार यादव उनकी मिडिल ऑर्डर में है। और कुछ आईपीएल ये जो सेकंड लेग हुआ है यूएई में, वो उनका अच्छा नहीं गया। हाँ, ईशान किशन ने अच्छा खेला था, अभी एक क्वेश्चन मार के कोहली के ऊपर वो ईशान किशन को खिलाते हैं या फिर सूर्य कुमार यादव को मौका मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया की टीम कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो मेरे ख्याल से जिसने आपने बोला बिल्कुल आसान नहीं होगा पाकिस्तान को हराने के लिए। लेकिन देखें T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जो जिस दिन किसी एक प्लेयर का भी दिन होना वो अकेला भी मैच निकाल सकता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास ऐसे बासलाहियत प्लेयर हैं जो उस दिन अगर चल गए तो मेरे ख्याल से जीत जाएंगे। और अगर पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन की बात करूँ, अबू बकर बोल रहे थे आसिफ अली को हमें खिलाना होगा। मेरे हिसाब से यूएई की पिचेज ऐसी हैं यहाँ पे जो बड़े हिटर हैं वो मेरे ख्याल से कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो ग्राउंड ऑन द ग्राउंड शॉट खेलते हैं, लाइक शुएब मलिक हो गए, सरफराज अहमद हो गए, मोहम्मद हफीज़ हो गए, ये ज़्यादा कामयाब हो गए। लेकिन एक और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है मोहम्मद हफीज़ की फॉर्म। वो कुछ अरसे से आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। वो काफ़ी जब डोमेस्टिक खेल रहे थे, मेरे ख्याल से नेशनल T20 तो उन्होंने खेला भी नहीं, पहले मैच में भी 0 पे आउट हो गए, मैच प्रैक्टिस भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से हफीज़ का फॉर्म में भी आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और भारत के हवाले से जो बात की ना, अच्छी टैगलाइन दे दी है यहाँ पर कि चौकर्स, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होती है, चाहे वो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का ऑब्वियसली फाइनल हारे हों, 2019 के वर्ल्ड कप का न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल, और फिर ऑब्वियसली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हारे। तो विराट कोहली के लिए भी ये एक आखिरी टूर्नामेंट है एज अ कैप्टन T20 फॉर्मेट में, अबू बकर, और ऑब्वियसली उनके साथ धोनी मौजूद है, रवि शास्त्री मौजूद है, और रवि शास्त्री और विराट कोहली तो कुछ काफ़ी अरसे से एक साथ हैं। पाकिस्तान का तो खैर मामला बाद में डिस्कस करेंगे कि हम माशाल्लाह किस तरह की प्रिपरेशन से आ गए हैं कि हमें कोचेज ही जो है वर्ल्ड कप में डेब्यू कराने पड़ेंगे और हमारे कंसल्टेंट भी नए नए हैं। बट विराट कोहली के लिए यहाँ पॉइंट है प्रूफ करने का, पता नहीं अब उसका नेगेटिव असर होता है पॉजिटिव, कि आखिरी टूर्नामेंट है, आखिरी चांस है T20 फॉर्मेट में एटलीस्ट एज अ कैप्टन जीतने का। आपका क्या ख्याल है? प्रेशर तो होगा चूंकि 3 दफ़ा टीम उनकी जो है वो हार चुकी है उनकी कप्तानी में। देखिए, एक बात तो तय है कि इस बार अगर विराट वर्सेस बाबर को देखा जाए तो प्रेशर विराट कोहली के ऊपर नजर आता है। उनके पास सब कुछ वो अपना लगा चुके हैं, अपना कैरियर का मेन हिस्सा वो खेल चुके हैं, एज अ कैप्टन कर चुके हैं, और अब वो अनाउंस कर चुके हैं कि मैं वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम का कैप्टन नहीं रहूंगा। तो ये उनके ऊपर, मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर बर्डन होगा, प्रेशर भी विराट कोहली के ऊपर होगा। और दूसरी तरफ बाबर आजम बिल्कुल यंग है, नए नए कप्तान बने हैं, पाकिस्तान टीम को पहली बार लेके वर्ल्ड कप के अंदर जा रहे हैं, तो इनके ऊपर खोने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। तो एक साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो प्रेशर विराट कोहली के ऊपर इस दफ़ा मुझे दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से बाबर आजम को पहले वार्म अप मैच में खड़े होके पूरी इंडियन टीम बैटिंग करते हुए देख रही थी, तो वो भी बड़ा मुझे लगा कि शायद वो बाबर आजम को उनके ऊपर नजरें हैं, और पाकिस्तान के मैच से पहले बाउंड्री पे खड़े होकर हमें कुछ इंडियन प्लेयर्स भी वहाँ पे दिखाई दिए कि वो पाकिस्तान का मैच देख रहे थे। तो दोनों टीमों ने अच्छी, मेरा ख्याल है कि तैयारी की होगी। इंडियन कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी टीम देख नहीं रही थी, वो तो पहुंचे थे तो इसलिए नजर मार रहे थे, तो बारह उनका मैच भी था उस दिन। तो बारह आपकी बात भी ठीक है, टेक्निकली वो मैच तो देख रहे थे। मैच वो देख रहे थे, वो बेशक अपना मैच खेलने के लिए आए। हम ये नहीं कह रहे कि वो होटल से उठ के पाकिस्तान का वार्म अप मैच देखने के लिए ग्राउंड में आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपना मैच के लिए आए थे, लेकिन लगा कि बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर जिस तरह एक कंपेटिटर को दूसरे कंपेटिटर को देखना चाहिए, इधर इंडिया की टीम खेल रही होती तो शायद पाकिस्तान की टीम भी उनको इसी तरह मॉनिटर कर रही है। आज इंडिया का मैच खत्म होगा तो पाकिस्तान का मैच है, मुझे लग रहा है ये शॉट्स रिपीट ना हो जाए दूसरी तरफ से। बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा गफार भाई, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है इस बार इंडिया या पाकिस्तान कौन जीतेगा? आपकी क्या इसमें राय? इतना मुश्किल आपने सवाल कर दिया है और इतने आराम से कि इसका जवाब देने के लिए मुझे बड़ी तमीद बांधनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है अबू बकर, अभी हम बात कर रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, फिर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया
इन टीमों को जब आप बहुत अच्छी तरह हराते हैं ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, मोमेंटम भी गेन करते हैं। और इंडिया के पास सिर्फ एक कमी मुझे दिखाई देती है, वो जो हमारा भी वही प्रॉब्लम है कि नंबर 6 नंबर 7 पे मुझे लगता है कि वहाँ उनको भी एक बड़ा प्रॉपर एक्सेलरेटर, जो एक सेट बैट्समैन होता है ना, हार्दिक पांड्या जो कि इंजरी, फिर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, फिर शार्दुल ठाकुर का भी नाम आ रहा है, थोड़ा सा ये मुझे कमी दिखाई देती है। अदरवाइज तो आउटस्टैंडिंग किस्म की उनकी टीम है। अगर आप देखें तो उनके पास टॉप ऑर्डर, फिर विराट कोहली, फिर उनके पास जितने यंगस्टर्स आ गए हैं, उनकी बॉलिंग के अंदर आप डेप्थ देखें, उनकी बैटिंग स्पिनर्स देख लें, तो मेरे ख्याल में तो भारत की इस टीम में कमजोरी ढूंढने से भी आपको शायद एक आधी नज़र आती है। बट ये और बात है कि पाकिस्तान इंडिया मैच के दिन प्रेशर कौन झेलता है, मोमेंटम कौन गेन कर लेता है, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इब्तदाई जैसे इंतमाम का मैं एक जगह सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी हमें शुरू से ही हमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक अटैकिंग अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल मैटर ऑन द डे। बिल्कुल, देखें जैसे आपने बोला टॉस का भी बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि कल आपने देखा होगा बांग्लादेश ओमान के मैच बहुत ज़्यादा ड्यू थी, और आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ड्यू का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसमें। और इंडियन टीम की बात की जाए तो मैं ख्याल से उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फाइनल 11 क्या खिलाएंगे, क्योंकि जितने भी प्लेयर हैं सारे प्रूवन परफॉर्मर हैं। उनके लिए देखें कॉम्बिनेशन बनाना मेरे ख्याल से पांड्या की वजह से बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे आपने बोला छठी पांड्या की इंजरी का बड़ा मसला है, वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो इतने वो कैपेबल हैं कि उनको एज अ बैट्समैन खिलाया जाए, क्योंकि अगर एज अ बैट्समैन खेलते हैं तो मेरे ख्याल से फिर इंडिया का जो उनकी टीम का कॉम्बिनेशन है वो बहुत आउट होता है। तो मेरे ख्याल से देखें मेरे ख्याल से तो अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है, टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्म किया, T20 में जब उनको खिलाया उन्होंने अच्छा टीम के लिए परफॉर्मेंस दी है। तो आगे देखना होगा कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि फाइनल 11 क्या खिलाते हैं। चले, हमने तो मुझसे अबू बकर ने सवाल पूछा था, मैंने रजा की तरफ कर दिया, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ ऑन द डे कुछ होगा कि अबू बकर आप ही क्या राय है, और बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात भी हो रही है, आप जा भी रहे हैं इसकी मैच की कवरेज के लिए, क्या माहौल क्या है जो पाकिस्तानी कैंप है? ऑब्वियसली मुझे पहले की निस्बत एक एटलीस्ट एक थोड़ा ठहराव दिखाई दे रहा है, कोई पैनिक नहीं है, एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास हैं। बेशक मैथ्यू हटन ने सिर्फ चंद दिनों के लिए ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी एक ऐसा दुनिया का बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। फिर सकलैन मुश्ताक बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, इस तरह की चीज़ों को टेक्निकली समझते हैं, वो उन्होंने इंग्लैंड के साथ काम किया हुआ है। सो आप ही क्या राय है, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैच? देखिए, वही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अपनाई, वही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया के साथ अपनाई। अगर हमने इंडिया के टॉप ऑर्डर्स को पकड़ लिया, शुरू के पहले 6 ओवर्स में हमें 2 विकेटें मिल गई, पहले 10 ओवर्स में 3 से 4 हमने आउट कर लिए, तो इंडियन टीम फंस जाती है। हमेशा इंडियन टीम को अगर अच्छा स्टार्ट मिले तो फिनिश भी वो बहुत अच्छा करते हैं। बट जिस तरीके से आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अंदर आगाज़ फराम किया, इस तरह का आगाज़ मेरा ख्याल है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दें तो फिर डेफिनेटली इंडियन टीम फंस जाएगी। और अगर 130, 40, 50 के दरमियान स्कोर हुआ तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो ओपनिंग पेयर है वो दुनिया का बेस्ट पेयर है अंडर 150 चेस करने के लिए। जिस तरीके से उनकी टेक्निक है और वो गेम को लेकर लंबा चलते हैं, विकेट्स थ्रो नहीं करते, तो यही चाहिए होता है एक मिडल रन्स के जो एक टारगेट होता है 150 रन का, उसको चेस करने के लिए। तो पाकिस्तान का फिर हमें कम से कम टॉप ऑर्डर ऐसा है कि हम उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, खासकर बाबर आजम के ऊपर और रिजवान के ऊपर। लेकिन बॉलर्स को मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी लाइन लेंथ अपनानी पड़ेगी। जिस तरीके से KL राहुल और बाकी अपना विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव जो है वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, ये हमने ऊपर के 3-4 प्लेयर्स को पकड़ लिया तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान को जीतने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक और चीज़ है जो शायद इस वक्त डिस्कस नहीं हो रही, बट पहले हम ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मोहम्मद जो हैं वो बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी उनकी मौजूद है, लेकिन वो बैकफुट पे और कट पुल वाली विकटें, यानी कि जो आउटसाइड एशिया विकटें, वो बड़े कामयाब रहते हैं। इन विकटों पर कहीं उनकी टेक्निक का इम्तिहान तो नहीं होगा? इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। विराट कोहली के लिए भी ये एक आखिरी टूर्नामेंट है एज अ कैप्टन T20 फॉर्मेट में, अबू बकर, और ऑब्वियसली उनके साथ धोनी मौजूद है, रवि शास्त्री मौजूद है, और रवि शास्त्री और विराट कोहली तो कुछ काफ़ी अरसे से एक साथ हैं। पाकिस्तान का तो अगर मामला बाद में डिस्कस करेंगे कि हम माशाल्लाह किस तरह की प्रिपरेशन से आ गए हैं,
कि हमें कोचेज ही जो है वर्ल्ड कप में डेब्यू कराने पड़ेंगे और हमारे कंसल्टेंट भी नए नए हैं। बट विराट कोहली के लिए यहाँ पॉइंट है प्रूफ करने का, पता नहीं अब उसका नेगेटिव असर होता है पॉजिटिव, कि आखिरी टूर्नामेंट है, आखिरी चांस है T20 फॉर्मेट में एटलीस्ट एज अ कैप्टन जीतने का। आपका क्या ख्याल है? प्रेशर तो होगा चूंकि 3 दफा टीम उनकी जो है वो हार चुकी है उनकी कप्तानी में। देखिए, एक बात तो तय है कि इस बार अगर विराट वर्सेस बाबर को देखा जाए तो प्रेशर विराट कोहली के ऊपर नजर आता है। उनके पास सब कुछ वो अपना लगा चुके हैं, अपना कैरियर का मेन हिस्सा वो खेल चुके हैं, एज अ कैप्टन कर चुके हैं, और अब वो अनाउंस कर चुके हैं कि मैं वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम का कैप्टन नहीं रहूंगा। तो ये उनके ऊपर, मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर बर्डन होगा, प्रेशर भी विराट कोहली के ऊपर होगा। और दूसरी तरफ बाबर आजम बिल्कुल यंग है, नए नए कप्तान बने हैं, पाकिस्तान टीम को पहली बार लेके वर्ल्ड कप के अंदर जा रहे हैं, तो इनके ऊपर खोने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। तो एक साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो प्रेशर विराट कोहली के ऊपर इस दफा मुझे दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से बाबर आजम को पहले वार्म अप मैच में खड़े होके पूरी इंडियन टीम बैटिंग करते हुए देख रही थी, तो वो भी बड़ा मुझे लगा कि शायद वो बाबर आजम को उनके ऊपर नजरें हैं। और पाकिस्तान के मैच से पहले बाउंड्री पे खड़े होकर हमें कुछ इंडियन प्लेयर्स भी वहां पे दिखाई दिए कि वो पाकिस्तान का मैच देख रहे थे। तो दोनों टीमों ने अच्छी, मेरा ख्याल है कि तैयारी की होगी। लेकिन इंडियन कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी टीम देख नहीं रही थी, वो तो पहुंचे थे तो इसलिए उधर नजर मार रहे थे। तो बारह उनका मैच भी था उस दिन, तो बारह आपकी बात भी ठीक है, टेक्निकली वो मैच तो देख रहे थे। मैच वो देख रहे थे, वो बेशक अपना मैच खेलने के लिए आए। हम ये नहीं कह रहे कि वो होटल से उठ के पाकिस्तान का वार्म अप मैच देखने के लिए ग्राउंड में आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपना मैच के लिए आए थे, लेकिन लगा कि बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर जिस तरह एक कंपेटिटर को दूसरे कंपेटिटर को देखना चाहिए, इधर इंडिया की टीम खेल रही होती तो शायद पाकिस्तान की टीम भी उनको इसी तरह मॉनिटर कर रही है। आज इंडिया का मैच खत्म होगा तो पाकिस्तान का मैच है, मुझे लग रहा है ये शॉर्ट्स रिपीट ना हो जाए दूसरी तरफ से। बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा गफार भाई, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है इस बार इंडिया या पाकिस्तान कौन जीतेगा? आपकी क्या इसमें? इतना मुश्किल आपने सवाल कर दिया है और इतने आराम से कि इसका जवाब देने के लिए मुझे बड़ी तमीज़ बांधनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है अबू बकर, अभी हम बात कर रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, फिर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन टीमों को जब आप बहुत अच्छी तरह हराते हैं ना तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, मोमेंटम भी गेन करते हैं। और इंडिया के पास सिर्फ एक कमी मुझे दिखाई देती है, वो जो हमारा भी वही प्रॉब्लम है कि नंबर 6 नंबर 7 पे मुझे लगता है कि वहाँ उनको भी एक बड़ा प्रॉपर एक्सेलरेटर, जो एक सेट बैट्समैन होता है ना, हार्दिक पांड्या जो कि इंजरी, फिर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, फिर शार्दुल ठाकुर का भी नाम आ रहा है, थोड़ा सा ये मुझे कमी दिखाई देती है। अदरवाइज तो आउटस्टैंडिंग किस्म की उनकी टीम है। अगर आप देखें तो उनके पास टॉप ऑर्डर, फिर विराट कोहली, फिर उनके पास जितने यंगस्टर्स आ गए हैं, उनकी बॉलिंग के अंदर आप डेप्थ देखें, उनकी बैटिंग स्पिनर्स देख लें, तो मेरे ख्याल में तो भारत की इस टीम में कमजोरी ढूंढने से भी आपको शायद एक आधी नजर आती है। बट ये और बात है कि पाकिस्तान इंडिया मैच के दिन प्रेशर कौन झेलता है, मोमेंटम कौन गेन कर लेता है, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है इब्तदाई मोमेंट। जैसे इंतमाम का मैं एक जगह सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी हमें शुरू से ही हमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक अटैकिंग अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल मैटर ऑन द डे। बिल्कुल, देखें जैसे आपने बोला टॉस का भी बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि कल आपने देखा होगा बांग्लादेश ओमान के मैच बहुत ज़्यादा ड्यू थी, और आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ड्यू का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसमें। और इंडियन टीम की बात की जाए तो मैं ख्याल से उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फाइनल 11 क्या खिलाएंगे, क्योंकि जितने भी प्लेयर हैं सारे प्रूवन परफॉर्मर हैं। उनके लिए देखें कॉम्बिनेशन बनाना मेरे ख्याल से पांड्या की वजह से बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे आपने बोला छठी पांड्या की इंजरी का बड़ा मसला है, वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो इतने वो कैपेबल हैं कि उनको एज अ बैट्समैन खिलाया जाए, क्योंकि अगर एज अ बैट्समैन खेलते हैं तो मेरे ख्याल से फिर इंडिया का जो उनकी टीम का कॉम्बिनेशन है वो बहुत आउट होता है। तो मेरे ख्याल से देखें मेरे ख्याल से तो अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है, टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्म किया, T20 में जब उनको खिलाया उन्होंने अच्छा टीम के लिए परफॉर्मेंस दी है। तो आगे देखना होगा कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि फाइनल 11 क्या खिलाते हैं। चलिए, हमने तो मुझसे अबू बकर ने सवाल पूछा था, मैंने रजा की तरफ कर दिया, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ ऑन द डे कुछ होगा कि अबू बकर आप ही क्या राय है? और बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात भी हो रही है, आप जा भी रहे हैं इसकी मैच की कवरेज के लिए, क्या माहौल क्या है जो पाकिस्तानी कैंप है? ऑब्वियसली मुझे पहले की निस्बत एक एटलीस्ट एक थोड़ा ठहराव दिखाई दे रहा है, कोई पैनिक नहीं है, एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास हैं। बेशक मैथ्यू हटन ने सिर्फ चंद दिनों के लिए ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी एक ऐसा दुनिया का बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। फिर सकलैन मुश्ताक बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, इस तरह की चीज़ों को टेक्निकली समझते हैं, वो उन्होंने इंग्लैंड के साथ काम किया हुआ है। सो आप ही क्या राय है? वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैच?
देखिए, वही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अपनाई, वही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया के साथ अपनाई। अगर हमने इंडिया के टॉप ऑर्डर्स को पकड़ लिया, शुरू के पहले 6 ओवर्स में हमें 2 विकेटें मिल गई, पहले 10 ओवर्स में 3 से 4 हमने आउट कर लिए, तो इंडियन टीम फंस जाती है। हमेशा इंडियन टीम को अगर अच्छा स्टार्ट मिले तो फिनिश भी वो बहुत अच्छा करते हैं। बट जिस तरीके से आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अंदर आगाज़ फराम किया, इस तरह का आगाज़ मेरा ख्याल है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दें तो फिर डेफिनेटली इंडियन टीम फंस जाएगी। और अगर 130, 40, 50 के दरमियान स्कोर हुआ तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो ओपनिंग पेयर है वो दुनिया का बेस्ट पेयर है अंडर 150 चेस करने के लिए। जिस तरीके से उनकी टेक्निक है और वो गेम को लेकर लंबा चलते हैं, विकेट्स थ्रो नहीं करते, तो यही चाहिए होता है एक मिडल रन्स के जो एक टारगेट होता है 150 रन का, उसको चेस करने के लिए। तो पाकिस्तान का फिर हमें कम से कम टॉप ऑर्डर ऐसा है कि हम उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, खासकर बाबर आजम के ऊपर और रिजवान के ऊपर। लेकिन बॉलर्स को मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी लाइन लेंथ अपनानी पड़ेगी। जिस तरीके से केएल राहुल और बाकी अपना विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव जो है वो जिस तरह की बैटिंग करे, ये हमने ऊपर के 3-4 प्लेयर्स को पकड़ लिया तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान को जीतने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक और चीज़ है जो शायद इस वक्त डिस्कस नहीं हो रही, बट पहले हम ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मोहम्मद जो हैं वो बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी उनकी मौजूद है, लेकिन वो बैकफुट पे और कट पुल वाली विकटें, यानी कि जो आउटसाइड एशिया विकटें, वो बड़े कामयाब रहते हैं। इन विकटों पर कहीं उनकी टेक्निक का इम्तिहान तो नहीं होगा? इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो आखिर में बात कर लेते हैं कुछ वर्ल्ड कप के साथ साथ कायद आज़म ट्रॉफी की भी, जिसका आगाज़ आज हुआ है और इसी तरह रमीज़ आज़ाद साहब की मुलाकातें भी हुई हैं आज कुछ क्लब के जितने भी अहदेदारान हैं और ऑब्वियसली जितने भी रूह रवां हैं। तो अबू बकर पहले तो आपसे जानना चाहूँगा उमर अकमल के केस के हवाले से, चूँकि वो चले गए थे अमरीका और सेंट्रल पंजाब ने उनको पहले भी नहीं खिलाया नेशनल T20 के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि साद अली की खबरें भी आईं, वो जा चुके हैं। हमी असलम का तो सब कुछ जानते ही कि वह खेल रहे हैं, और अब पोटेंशली खबरें आ रही हैं कि जो यूएस की क्रिकेट मार्केट है वो बड़ा अट्रैक्ट कर रही है पाकिस्तान के उन प्लेयर्स को जो पहले ही या तो ऑब्वियसली किसी वजह से उनको मौका नहीं मिल रहा या थोड़ा सा उनका दिल बर्दाश्त है। उमर अकमल क्यों नहीं खेले कायद आज़म ट्रॉफी? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो उनको बुलाया भी था कायद आज़म ट्रॉफी के लिए कि वो आएँ और टीम का हिस्सा बने, बट वो अवेलेबल नहीं है। उन्होंने अपनी अदम दस्तयाबी के बारे में क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया है और क्रिकेट बोर्ड का इस बारे में कोई मौक़िफ़ नहीं है। हम उनसे बात करना चाहते हैं, कहते हैं क्रिकेटर है एक, अगर वो उसको हम कॉल करते हैं और वो नहीं आता तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और उमर अकमल से जब बात करें तो उनका मौक़िफ़ ये है कि क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ सौतेले बेटे जैसा सलूक किया और जिस तरीके से उनको लुक आफ्टर करना चाहिए था उस तरीके से उनके कैरियर के अंदर उनको नहीं किया गया, बल्कि अगेंस्ट उनके इक़दाम किए गए हैं। तो इस वक्त जाने से पहले तो उमर अकमल थोड़ा सा डबल माइंडेड लग रहे थे और हर एक को यही कहते फिर रहे थे कि मैं बस मामलात हैं कुछ करके जल्दी वापस आ रहा हूं। लेकिन जब से वो गए हैं उसके बाद वो अभी तक आए नहीं हैं और उन्होंने अपना जो क़याम है उसको काफ़ी ज़्यादा तवील कर लिया है। तो लेट्स सी क्या कर रहे हैं उमर अकमल। बट जो आपने इशारा किया है यूएसए क्रिकेट की तरफ, तो उमर अकमल का एक तरफ ज़हन तो है। अगर समी असलम वहाँ जाके खेल सकते हैं और खेल के बड़े प्राउड फील कर रहे हैं और बड़े खुश हैं, फाइनेंशियली तौर पे भी यूएसए क्रिकेट पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल से ज़्यादा पैसा फराहम कर रहा है, तो उमर अकमल को हम देख सकते हैं मुस्तकबिल करीब में यूएसए की तरफ से खेलते हुए। अब ये रुझान अगर देखें हम, हालांकि रमीज़ आज़ाद साहब की तारीफ़ करना पड़ेगी कि आते ही उन्होंने पैसे बढ़ाए, लेकिन समी असलम देखें अब ये परसेप्शन की बात है रहा कि अगर हम एज्यूम कर लें कि भारत का एक ऐसा प्लेयर कोई जो पोटेंशियली ये भी ओपनर उनकी टेस्ट टीम में आ सकता था, वो भारत छोड़ के यूएस जा रहा हो। एक डोमेस्टिक क्रिकेटर जैसे साद अली हमारे हैं वो जा रहे हैं, उमर अकमल जिनको सारी बातें दुनिया जानती है वो भी यूएस में जाके बैठे हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की कोई अच्छी इमेज तो नहीं है। क्रिकेट बोर्ड ने, मुझे याद है कि समी असलम के मामले पे भी नदीम खान साहब से मैंने अपने प्रोग्राम में पूछा था, उन्होंने कहा कि हमने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की क्योंकि कम्युनिकेशन हुई नहीं थी, कुछ ऐसा हुआ था, समी असलम नाराज़ होकर चले गए थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट का कोई अच्छा इमेज तो नहीं है और प्लेयर तो इंडिविजुअल होते हैं। देखें, समी असलम चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता समी असलम की ज़िंदगी पर, उनको फ़ायदा ही हुआ। साद अली को भी इसी तरह उमर अकमल को हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये क्या आपको लगता है काम नहीं है कि हम इस प्रैक्टिस को रोकें, हम अपने प्लेयर्स को इतना खुश रखें कि वो किसी दूसरे मुल्क जाकर
दूसरी अपॉर्चुनिटी को ना देख रहे हो, चूँकि ये रुझान अगर शुरू हो गया तो फिर रास्ता बहुत आसान है, आपने बात करनी नहीं है यूएस क्रिकेट में और वीज़ा और टिकट तैयार है आपका। देखिए एक हद तक आपकी बात सही है कि पीसीबी को एटलीस्ट खिलाड़ी को अप्रोच करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन। हाँ, लेकिन अबू बकर जिस तरीके बता रहे हैं, उमर अकमल से रब्ता किया लेकिन उन्होंने अपनी अदम दस्तयाबी बोलता नहीं है पीसीबी से मैंने भी जो कुछ पता करने की कोशिश की वो सिर्फ ये हिंट देते हैं कि जी वो प्लेयर जी अभी अवेलेबल नहीं है या वो तो यूएस बैठे हुए ऐसे ही ना। बकर कोई ऑफिशियल चीज ऐसे डिस्क्लोज नहीं हो रही कि ऑफिशियली कहा गया उमर अकमल को आइए आप, और उमर अकमल भी इस बारे में बात नहीं कर रहे। यस बिल्कुल ऐसा ही है, उमर अकमल भी खुद से नहीं बता रहे और क्रिकेट बोर्ड भी बड़े दबे अल्फाज में अनऑफिशियली ये बताता है कि हम चाहते हैं कि उमर अकमल आए और खेले, आके अपने आप को परफॉर्मेंस दे, प्रूव करे और दोबारा पाकिस्तान टीम में आ जाए, तो यही क्राइटेरिया होता है। बट उमर अकमल आपके सामने है, पिछले अब 3 माह होने वाले कि उमर अकमल को यूएस से गए। ये जो आपको क्लैरिटी रहा मैं दिला रहा था कि बेसिकली ये सूरत हाल है, मैंने भी चेक किया, इसलिए आज टॉपिक को हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि सर जंग नहीं होती कि दोनों फरीक चुप करके बैठे हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि साद अली और स्पेशली मुझे समी असलम को तो आज तक बड़ा दुख है, बिकॉज वो बहुत क्वालिटी ओपनर थे और इवन वो पोटेंशियली खेल सकते थे। इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के। आप चले उमर अकमल का तो हम यहाँ एक केस वैसे डिस्कस करें जो कि वो रीसेंट है, और समी असलम को हमने जाने दिया, साद अली जा रहे हैं, हमाद आजम का भी नाम आया, एंड लेट मी टेल यू 3-4 नाम और लाइन में। बिल्कुल देखें, जैसे मैंने पहले ही बोला कि पीसीबी को ज़रूर कम्युनिकेट करना चाहिए, खिलाड़ी के बिठाना चाहिए, उससे प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए। जिस तरह समी असलम का अगर मिसाल लें, उनको बताना चाहिए था कि भाई अगर आप टीम में नहीं आ पा रहे हैं तो ये मसले मसाइल हैं, आप इंतज़ार करें, जो भी प्रोसेस होता है पीसीबी को बताना चाहिए था। लेकिन अगर कोई प्लेयर फिर भी नहीं रुकता, वो जाना चाहता है, तो फिर तो पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मसाइल यहाँ से शुरू होते हैं जब जो वहाँ पे। हाँ, रज़ा का पॉइंट कंप्लीट कर लूँ फिर अगर आपके बताता हूँ। जी कुछ प्लेयर्स हैं जो चले गए हैं, जिसमें इंडिया की आपने बात की, इंडिया के भी प्लेयर गए वहाँ पे। इंडिया के कुछ मेरे ख्याल से अंडर 19 टीम का जो कैप्टन था 2019 वर्ल्ड कप में समथिंग, वो जा चुका है। लेकिन थोड़ा प्लेयर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उनकी प्रायोरिटी क्या है, मुल्क के लिए खेलना या पैसे के लिए खेलना। अगर आपकी प्रायोरिटी पैसे के लिए खेलना है तो आप ज़रूर जाएं, अगर लेकिन मुल्क के लिए खेलना है तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन पीसीबी को भी बुला के पूरा कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये मसले मसाइल। उमर अकमल के केस में बकर एक और चीज़ भी आखिर में अगर हम डिस्कस करें कि वो जो आपको याद है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स में भी पीसीबी गया था, हालांकि बाकी प्लेयर्स पे भी ये पाबंदी थी, बट लगता है पीसीबी ने हाथ धो के, मुझे कहना नहीं चाहिए पर ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पड़ गया कि भाई इस बंदे को तो ज़रूर सजा दिलवानी है और डबल दिलवानी है। वो इवेंचुअली खैर जो भी वो आपके सामने 42-44 लाख रुपए उन्होंने पे भी किए। फिर इसी सूरत हाल में आपको भी मुझसे बेहतर पता है, आप सारी चीज़ों पर लाहौर में नज़र रखते हैं कि इन वेलकम नहीं किया गया। एक जानिब आप मोहम्मद आमिर को वेलकम करते हैं टेंटेड होने के बावजूद, जो कि सजा याफ्ता हैं। अब इनका केस भी और अभी जो रिसेंट केस आया था दिशान का जो केस था, उसके अंदर भी अप्रोच जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई, बट इनको बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती हम करके दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड आपको लगता है फील होता है? उमर अकमल की शिकायत है वैसे। देखिए, क्रिकेट बोर्ड ना हर खिलाड़ी को कहते हैं जो भी इस तरह की मामला में फंस जाता है उसे कहते हैं कि आप कन्फेस कर लें, आप बिल्कुल स्टार्ट में कन्फेस कर लें। बट अगर जो क्रिकेटर स्टार्ट में कन्फेस नहीं करता, फिर क्रिकेट बोर्ड उसके साथ जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो एक इंतकामी कार्रवाई शुरू हो जाती है, एक डबल स्टैंडर्ड शुरू हो जाते हैं, फिर क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ पर जाकर आ जाता है। उमर अकमल के केस में भी आपके सामने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स तक तो मामला गए और वहाँ पर भी उमर अकमल को भारी जुर्माना हुआ, और फिर उमर अकमल ने एक बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी कि मैं 42 लाख रुपए का यकमुश्त पैसे अदा नहीं कर सकता। उसके ऊपर भी क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि नहीं, हमने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी है, हमने हम आपके एसेट्स जानते हैं किधर किधर हैं, तो आप 40 लाख रुपए पे कर सकते हैं। तो बिल्कुल लीनियंसी नहीं शो की गई थी, उस वक्त भी यकमुश्त उनसे कीमत जो है वो क्रिकेट बोर्ड ने वसूल की थी। चलें देखते हैं बारह इस मामले का क्या हल निकलता है, क्योंकि उमर अकमल इस वक्त अमेरिका में है, क्रिकेट बोर्ड सिर्फ ये कहता है कि जी वो वहाँ पर हैं तो फिर वो खेलेंगे कैसे। तो मामला सर जंग है दोनों फरीकैन के दरमियान। रज़ा आपका बहुत शुक्रिया, अबू बकर आपका भी शुक्रिया, और देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम आज दूसरे प्रैक्टिस मैच का कितना फ़ायदा उठाती है। इसी मैच पर कल स्पेशली हम बात करेंगे और फिर पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से जो बिल्डअप है उसके ऊपर मज़ीद बात होगी। और आप रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कि दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।